तालियां बजाएं एक बार। चलिए अब असली जो महत्वपूर्ण चर्चा है उसके लिए एक एक क्वेश्चन पेपर मेरे हाथ में है, सभी देख लीजिए। एक क्वेश्चन पेपर है और वो क्वेश्चन पेपर है भारतीय संविधान के बारे में। तो मेरे पास हैं लगभग 31 सवाल, 31 सवालों के 31 जवाब और उनके किसी भी, उसको पेन मिल सकता है, कुछ और भी मिल सकता है, लेकिन पेन तो जरूर मिलेगा और इसी से चर्चा हो जाएगी। तो आप सारे लोग इसमें शामिल हैं। मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा उसका आप जवाब देंगे, उसके बारे में विस्तार से यहाँ हमारे धर्मराज जी एक बार जोरदार ताली बजा दें, ये उसके बारे में आपको समझा देंगे। तो इस बहाने से क्वेश्चन पेपरों की एक प्रश्नोत्तरी भी हो गई और प्लस में कुछ जानकारी भी मिल जाएगी। तो सब तैयार हैं? अब थोड़े से बैठ जाएं, थोड़े से जगह दें, क्योंकि ऐसी भीड़ में तो मैं कहां जाऊंगा। ठीक है ना? आवाज तेज है, कोई दिक्कत नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है मेरा। तो मैं बता दूं, तो हम जिस प्रश्नोत्तरी को चालू करना चाह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तो मैं धर्मराज जी से कहूंगा संक्षेप में सबसे पहले हमारे इस भारतीय संविधान के बारे में मेन महत्वपूर्ण बातें बता दें। उसके बाद में ये क्वेश्चन पेपर चालू होगा और 31 क्वेश्चन है, 31 विनर होंगे, किसी भी कैटेगरी में हो सकते हैं, बच्चा हो, बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, बेटा हो, बेटी हो, सब इनवाइटेड हैं। तो धर्मराज जी संक्षेप में प्लीज जी। भारतीय संविधान जो महत्वपूर्ण है हम सबके लिए, क्योंकि आजादी का दस्तावेज जो है हमारी आजादी तय करता है। तो प्लीज धर्मराज जी 1 मिनट आप इधर हो जाइए थोड़ी। धन्यवाद सभी साथियों को। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जैसा कि आज हम इस मेले में आए हैं, तो ये मेला ही एक ऐसा अवसर है जिसके अंदर सभी लोगों को संबोधन करने का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और इसके लिए यहाँ के आयोजकों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि जो हम सबको लोगों को पूरी दिल्ली से और दिल्ली के अलावा अन्य जगह से भी आने के और निमंत्रण मिलता भी है सबको व्हाट्सएप पे, और हम सब मिले भी हैं और इसी बहाने जो बहुत सारे अच्छे संस्कार भी होते हैं बेटा बेटी समथिंग देख रेख के। तो इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ इस संस्था को। आगे हम चर्चा करते हैं कि हम धर्म के तो साथ हमेशा चलते हैं, लेकिन धर्म के साथ में एक बाबा साहब को हम कभी नहीं भूलते और बाबा साहब को लोगों ने पूजना शुरू किया, लेकिन पूजने के साथ साथ में वो क्या दिया बहुत कम लोगों को पता है। और भारत का संविधान यानी कि जो बुक बाबा साहब ने लिखी है, लोग बाबा सिर्फ भारत का संविधान के बारे में तो जानते हैं, लेकिन अंदर क्या है इसके लिए एक चर्चा करने का हमने प्रोग्राम तैयार किया, जिससे कि हम प्रश्न के माध्यम से, क्योंकि स्पीच जब चलती है कहीं पर तो लोग ध्यान नहीं देते, इधर उधर दाएं बाएं भटकते हैं, लेकिन प्रश्न पूछेंगे तो सब बातें आप सबके दिमाग में रहेगी और आप इसका जवाब देने का भी प्रयास करेंगे। अच्छा वही नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ चलिए। हेलो, धन्यवाद सर। अब बैठ जाइए आराम से, अब आराम से, दूर तक बैठ जाइए, दूर तक थोड़ा सा आराम से बैठ जाइए, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। अब आवाज दूर तक जाएगी प्लीज। तो सबसे पहले हम ये जाने कि भारत का संविधान है क्या चीज और क्यों आज की राजनीति के अंदर में सभी भारत का संविधान लेके और आगे बढ़ रहे हैं। नहीं तो अब तक की उनकी पॉलिसी कुछ और होती थी, लेकिन संविधान की पॉलिसी अब हमें देखने को मिल रही है। आखिर है क्या चीज, क्यों हमें इसे अपनाना चाहिए और क्या हमें जानकारी से प्राप्त है। तो इसी चीज को लेने के लिए मैंने थोड़ा सा इस पे एक प्रश्न पत्र तैयार किया है, उसमें थोड़ी सी कमी रह गई, लेकिन मैं चाहूंगा कि सर प्रश्न पूछे और उसी के माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सब तैयार है? हाथ जरा खड़ा करें, कौन कौन शामिल होना चाहता है इस प्रश्नोत्तरी में? बहुत बढ़िया। चलिए आप थोड़ा सा स्पेस दीजिए, क्योंकि मुझे वहां तक आना पड़ेगा जो उसका उत्तर देगा। तो मैं शुरू कर रहा हूं। पहला प्रश्न, अनुच्छेद 1 के अनुसार हमारे देश का क्या नाम है? जो मुंह से कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ हाथ खड़ा करेगा। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 1 के अनुसार हमारे देश का क्या नाम है? भारत। और कुछ है? भारत का संविधान। चलो सर एक मिनट, मैं पहले प्रायोरिटी दूंगा बच्चों को, कि छोटा बच्चा हो
या कोई महिला हो, पहले मैं चाहूंगा कि अगर कोई बोले तो बढ़िया लगेगा। भारत का राज्य। और कुछ बिल्कुल नजदीक है। हाँ भाई, भारत, दैट इज इंडिया। ताली जोरदार आ जाए भैया, इधर आओ जल्दी, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। क्या नाम है? गर्वित। गर्वित, लीजिए धर्मा जी, गर्वित को सम्मानित करें। पहले प्रश्न का सही जवाब दिया है, जोरदार ताली एक बार। गर्वित के लिए। चलिए मैं शुरू कर रहा हूं दूसरा प्रश्न आप सबके लिए। किस अनुच्छेद के आधार पर संसद स्थानों के नाम में परिवर्तन कर सकती है? वो कौन सा अनुच्छेद है भारतीय संविधान का जिसके आधार पर संसद स्थानों के नाम में परिवर्तन कर सकती है? जरा बता सकता है, जिसको आता है हाथ खड़ा करें। उस बच्चे से पूछो, और दो ही बस। सामने बच्चा है, बड़ा ब्रिलियंट दिख रहा है। चलिए आइए। 363। नहीं, यस, वेरी गुड। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। मेरे दोस्तों आइए, आओ बेटा इधर आओ। क्या नाम है? आइए, ये लीजिए, इसमें से लीजिए। गौरव के लिए एक जोरदार ताली बजाइए। इस गौरव बेटे को यह पता है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 3 है जिसके कारण संसद स्थानों में नाम का परिवर्तन करती है, जैसे इलाहाबाद, प्रयागराज, क्या अलग अलग नाम हमने चेंज करते देखा है। तो अगला प्रश्न है, किस जोरदार ताली के साथ, किस अनुच्छेद के आधार पर किसी भी राज्य को छोटा या बड़ा किया जा सकता है? मतलब राज्य की सीमा को घटाया बढ़ाया जा सकता है। ये कौन सा अनुच्छेद है जो हमको ये अनुमति देती है संसद को? तो बता सकता है कोई और साथी, महिलाओं में से, बच्चों में से? सर एक ही लड़का है। एक ही लड़का है। और कोई? बहुत सारे यहाँ संविधान को लेकर घूमने वाले मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं। क्या बात है, बहुत कमी रही। दोबारा उसी को बुला लिया जाए। आइए भाई, एक बार आइए, बताइए जरा। अनुच्छेद 2। ये यहाँ गड़बड़ हो गई थोड़ी सी। अनुच्छेद 2 यहाँ गड़बड़ हो गई है, कोई बात नहीं, अच्छा प्रयास था, कम से कम आप अकेले थे। तो और कोई नहीं? हाँ जी, यस। अनुच्छेद 4 यहां भी थोड़ी सी गड़बड़ है, यहां भी गड़बड़ रही। चलिए इस प्रश्न को मैं पास करता हूं धर्मराज जी की तरफ। अनुच्छेद 3 के आधार पर किसी भी राज्य की सीमा को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, ये रहा। और एक चीज मैं ऐड करूंगा इसके अंदर में, जो इसका अनुच्छेद 1 जिसके अंदर भारत या इंडिया जो नाम है, इस नाम को सबको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि भारतीय की राजनीति के अंदर में जितने हमारे नेता हैं वो संविधान की शपथ लेकर ही अपना पद धारण करते हैं, लेकिन हमेशा अपने मुंह से हिंदुस्तान हिंदुस्तान कहते हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि हमें, अगर बाबा साहब ने हमें संविधान दिया है तो संविधान को हमारा पढ़ने की हमारी अपनी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम नहीं पढ़ते इसलिए हमारे अधिकारों को खत्म किया जाता है। वो लोग हमारे संविधान को पढ़ते हैं और इसलिए उसके अंदर में त्रुटियां खोज कर हमारे संविधानों को खत्म करने का भरसक प्रयास करते हैं। और इसके कुछ अनुच्छेद जो है हमारे अधिकार खत्म कर दिए गए, मैं उसे विस्तार से आपसे चर्चा करूंगा। तो आगे बढ़ते हैं। जी सर। सर, जो इंडिया शब्द का भी उल्लेख ब्रिटिश पीरियड में ये हुआ था, इंडिपेंडेंस नेशन डिक्लेयर इन अगस्त के महीने में जो नेशन डिक्लेयर किया जाता है उसे इंडिया नाम संबोधित किया गया। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली बजाएं। ऐसी जानकारी है जो कभी कहीं देखी नहीं, वो आज आपको यहां मिल रही है। चलिए अगला प्रश्न नंबर 4, उसकी मैं आपको बता दूं कि भारत के जो संविधान है उसके अनुच्छेद 5 के आधार पर हमें नागरिकता मिलती है। वो क्या आधार है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 में किस आधार पर हमको नागरिकता मिलती है, ये कोई बता सकता है क्या? अनुच्छेद 5 में हमें नागरिकता मिलती है, लेकिन आधार क्या है उसका? कोई जानकारी किसी को? हाँ जी। भारतीय संविधान अनुच्छेद 5 के अनुसार हमें नागरिकता 3 प्रकार से मिलती है। जन्म से मिलती है, या जो लोग 1946 के पहले 15 अगस्त 1947 से पहले हमारे देश के अंदर आ गए, भारत की सीमा में आ गए,
वो नागरिक बन जाते हैं हमारे देश के स्वतः ही, या फिर जो लोग हमारे देश में 5 साल से या उससे पीरियड तक रहेंगे और हमारे कानूनों का पालन करेंगे। इन 3 प्रकार से नागरिकता मिलती है। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। देखिए, हमें आधार बताया था सिर्फ जन्म का था, लेकिन ये सम्मान है। ये बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है सर? विवेक विशाल गौतम जी। इन्होंने रस्सा भी तोड़ा था और बहुत अच्छी बात है कि आज प्रश्न का जवाब भी इन्होंने तोड़ दिया है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है इन्होंने। और साथ में ये भी है कि वर्तमान में जो एनआरसी लागू किया जाता है, तो उसके अंदर में अगर कोई चीज देखी जाएगी तो आप यहाँ के निवासी हैं या नहीं है, और उसके लिए आपका जन्म प्रमाण पत्र सबसे वैलिड रीजन है कि वो आप यहाँ के बाशिंदे हैं, और आपका कब का जन्म है ये भी उससे प्रूव हो जाता है। तो इस बात को सबको ध्यान होना चाहिए। धन्यवाद। जोरदार तालियां। ये जन्म प्रमाण पत्र कितना जरूरी है। अगले प्रश्न पर आता हूं मैं। अगला प्रश्न है जो बहुत महत्वपूर्ण है, ये आगे के लिए खतरा भी है। किस आधार पर किसी की नागरिकता समाप्त हो सकती है? किस आधार पर हो सकती है नागरिकता समाप्त? वो अनुच्छेद कौन सा है, आप बता सकते हैं जिसको जानकारी हो? कौन सा अनुच्छेद है जिसके आधार पर आपकी नागरिकता खत्म की जा सकती है? कोई बता सकता है प्लीज? नहीं? बड़ा जटिल प्रश्न पेपर लेकर आए हैं गुरु जी, बड़ा जटिल प्रश्न है, तो इसका जवाब भी हम उन्हीं से लेते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि सब बाबा साहब को सिर्फ जन्मदिन ही याद करते हैं। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है इससे कि सब लोग सिर्फ बाबा साहब का जन्मदिन और बाबा साहब का कब महापरिनिर्वाण है यही मनाने में सब व्यतीत कर देते हैं। बाकी चीजों को तो पढ़ते ही नहीं है जिससे हमें लाभ हो, जिससे हमारा भविष्य आगे जाए, जिससे हम शिक्षित बने। मगर हम एक सभी को मैसेज ये देना चाहूंगा, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन अब तक पूछे गए, उसमें से 1-2 ने ही जवाब दिया है। तो ऐसा देखो, हमारे समाज में बाबा साहब पैदा हुए, इसका ये मतलब नहीं कि हम बाबा साहब के बारे में ना जाने। पहली बात तो यह कि बाबा साहब को लोग पढ़ते हैं, सिर्फ बस उनका जन्मदिन याद करते हैं, फिर 14 अप्रैल को दिन चले जाते हैं, भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं, फिर मना के चले आते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर 1 साल का वेट करते हैं कि 14 अप्रैल आएगा तब हम बाबा साहब को मनाने के लिए घर से बाहर निकलेंगे। अरे मेरा ये कहना है कि सभी लोग पहले संविधान को पढ़ो। जब तक देखो ये जानकारी का अभाव किसी को नहीं है, अगर जानकार लोग हो जाएंगे तो अपना समाज आगे जाएगा। मैं बाबा साहब का रोल करता हूं और मैं बाबा साहब को डीपली पढ़ रहा हूं अभी, और जितनी भी सारी किताबें हैं अभी बाबा साहब का अध्ययन कर रहा हूं, इसलिए मैं अभी थोड़ा सोशल मीडिया से दूर रहता हूं, ताकि क्योंकि जब तक अपने अंदर ही नॉलेज नहीं होगी तब आप दूसरों को कैसे बताओगे? क्यों? बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो हमने महत्वपूर्ण बात की थी कि किस आधार पर किसी की नागरिकता समाप्त की जा सकती है, वो अनुच्छेद 9 के अनुसार किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से ग्रहण करने पर, संविधान का अपमान करने पर, राष्ट्रद्रोह का आरोप सिद्ध होने पर नागरिकता समाप्त की जा सकती है। अगला प्रश्न है, क्योंकि प्रश्नों को सभी साथियों से मैं ये कहना चाहता हूं, जो हमारे संविधान जो बिक रहे हैं उसको हर आदमी पढ़ नहीं पाता है। बहुत मुश्किल चीजें लिखी हुई है, उसको एक सरल भाषा में किताब लिखनी चाहिए। ये जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं, इसका एक सरल भाषा में किताब लिखनी चाहिए जिसको आम आदमी पढ़ सके। आपकी बात बहुत पहले ही ये बात आ गई थी। हम बहुत जल्दी आपको एक बिल्कुल साधारण भाषा, जो मैं प्रश्न पूछा उसी भाषा में आपको हम उपलब्ध कराएंगे। ये हमारी गारंटी है आपको, आपकी समस्या का समाधान, क्या हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा? हमारी, ठीक है जी। तो किस अनुच्छेद में पाखंडी प्रथाओं को समाप्त कर दिया जाता है? वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें पाखंड को समाप्त कर दिया है बाबा साहब ने? आप कोई बता सकता है? अनुच्छेद 13। वाह जी वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक बार जोरदार ताली। क्या नाम है बेटा? गुंजन। गुंजन। देखिए, गुंजन के लिए एक बार जोरदार तालियां। देखिए, हमारे बच्चों को यह पता होना चाहिए कि कौन सा अनुच्छेद हमें पाखंड को खत्म करने के लिए मदद करता है। बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार ताली। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ये जो अनुच्छेद 13 है, इसका ये अनुच्छेद पाखंडी प्रथाओं का अंत करता है, यानी कि इस अनुच्छेद के माध्यम से जितनी भी परंपराएं असंवैधानिक है उनकी 13 से 13वीं, तो इसकी पाखंडी प्रथाओं की 13वीं किससे होती है? अनुच्छेद 13 के माध्यम से। तो हम सबको याद रहेगा। तो बाबा साहब ने अपने संविधान में
आर्टिकल 13 में लिखा कि आज से पहले, संविधान लागू होने से पहले जो प्रथाएं थी सब जीरो। तो देखिए कितनी बड़ी व्यवस्था करके गए हैं। चलिए मैं आता हूं अगले प्रश्न पर। किस अनुच्छेद में सभी नागरिकों को कानूनी समानता का संरक्षण प्राप्त है? वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके माध्यम से सभी नागरिकों को कानूनी समानता मिलती है? मेरे साथ एक बेटा है, हाथ खड़ा कर लिया पहले ही, बेटी ने भी खड़ा कर लिया है। भाई दोनों खड़े हैं मेरे पास में, देखते हैं। 3, शाबाश। चलिए पहले इससे पूछते हैं, बेटा बताओ। अनुच्छेद 15। ये तो मामला गड़बड़ हो गया। 19। यहां भी गड़बड़ है, अनुच्छेद 18। यहां भी गड़बड़ है। और कोई कानूनी समानता, अरे सबको चाहिए, लेकिन उस अनुच्छेद का नाम तो बताएं कि अनुच्छेद कौन सा है। नहीं कोई है? कोई और बता। अनुच्छेद 20। यहां तो नहीं गलेगी दाल कुछ भी। हाँ 22। लो जी, ये भी गड़बड़ है। अच्छा ट्राई है। अरे मैं तो कहता हूं ये बच्चे ट्राई कर रहे हैं, ये बड़े बुजुर्ग क्यों नहीं कर रहे जो पढ़े लिखे हैं? और कोई? अनुच्छेद 21। नहीं, चलिए मैं ही बता देता हूं कि अनुच्छेद 14 एक ऐसा वो है जो कानूनी समानता में देता है। एक बार जोरदार तालियां बजा दे क्वेश्चन पेपर बनाने वालों के लिए। कोई बात नहीं, अच्छा है। चलिए क्योंकि समय हो गया है, मैं भी जल्दी जल्दी खत्म करना चाहता हूं, तो अगले प्रश्न पर आता हूं। किस अनुच्छेद में लिंग, धर्म, जाति, वर्ण, मूलवश, स्थान आधार पर भेदभाव को समाप्त किया जा सकता है? और आपको ये बता दूं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, हमारा भेदभाव मिटाता है। यस 15। वेरी गुड, जोरदार जोरदार ताली बजाएं इस बेटी के लिए। क्या नाम है बेटा? आराध्या। आराध्या के लिए। ये आर्टिकल 15 फिल्म आई थी, आपने देखा होगा। ये ऐसे नहीं बनी है, आपको जानना आर्टिकल 15 क्या कहता है। चलिए बहुत अच्छी बात है। आता हूं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न पर आता हूं कि किस अनुच्छेद के में सभी को सरकारी सेवाओं में अवसर प्रदान किया जाता है? वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके आधार पर सभी को सरकारी सेवाओं में अवसर प्राप्त होता है? कौन सा अनुच्छेद है जी? अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16। एक बार जोरदार ताली बजा दे इस बच्चे के लिए। क्या नाम है? आपको कैसे पता कि 16 में है? क्योंकि हम देखे थे, पढ़े थे। हाँ। कौन सी में पढ़ रहे हो? 10th में। देखिए 10वीं का बच्चा है, जोरदार ताली बजाएं कि इस बच्चे ने ये पढ़ा कि आर्टिकल 16 क्या कहता है। एक बार इनाम। बच्चे के लिए तालियां। बहुत बढ़िया, अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न नंबर 10 पर आता हूं। माध्यम से, किस अनुच्छेद के माध्यम से SC, ST, OBC की रिक्तियों पर प्रतिबंध लगाया गया है? ध्यान से सुनिए, वो कौन सा अनुच्छेद है जो SC, ST, OBC की जो रिक्तियां हैं उस पर प्रतिबंध लगाया गया है? बैकलॉग को खत्म करके हमारे आरक्षित सीटों को, आरक्षित वर्ग की जो नौकरियां हैं उसको दूसरों को देने का काम कौन सा अनुच्छेद करता है? कोई बता सकता है? वाह, ये अनुच्छेद 17। नहीं, यहाँ गड़बड़ है। जी बेटा। 30। नहीं, यस। अनुच्छेद 13। यहाँ भी नहीं, गड़बड़ है। यस। अनुच्छेद 160। नहीं, यहाँ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ हो गई है। कोई और? नहीं। हाँ बताइए बताइए। नहीं, यहाँ भी गड़बड़ है। और कोई? अनुच्छेद 5। नहीं, यहाँ तो गड़बड़ है। आइए भंडारी जी आइए। अध्यक्ष साहब आज आप आखिरी चर्चा जो है संवैधानिक प्रश्नों जिसका इनाम भी यहाँ दिया जा रहा है, वैसे तो अगली बार से ये वहां मंच पर होगी, है ना? तो ये कौन सा अनुच्छेद है? नहीं बता पा रहे? मैं प्रश्न का जवाब दे देता हूं। ये प्रश्न का जवाब है 16(4) में खे। और आपको विस्तार से बतलाते हैं। इसे एक्सप्लेन करूं जी।
देखिए अनुच्छेद 16 जो है भारत का संविधान का अनुच्छेद 16 भारत के सभी नागरिकों को सरकारी नौकरियों में अवसर प्रदान करता है और इसका 16.4 वो SC ST के और OBC के लोगों को नौकरी देता है और साथ ही साथ में उनमें प्रमोशन भी देता है, नौकरी और प्रमोशन। लेकिन इसके अंदर में एक पॉइंट और आ गया है कि इसका जो ख शब्द बनाया है उसके अंदर क्या कहा गया है कि जो SC ST की बैकलॉग की जो भर्तियां होती थी अब उनको समाप्त करके उनको जनरल कैटेगरी यानी कि अनारक्षित जो रिजर्व नहीं है उसके अंदर में डाल दिया जाएगा और SC ST की जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं उन्हें खत्म कर दिया जाएगा। ये वो अधिकार है जो हमारा जो खत्म हो गया क्योंकि हम लोगों को जानकारी नहीं है, हम संविधान को नहीं पढ़ते हैं। ऐसे धीरे धीरे बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे जानकारी तो लेकिन मैं बता नहीं पाऊंगा क्योंकि समय ओवर हो रहा है। तो आगे बढ़ते हैं हम। धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न आपके लिए, किस अनुच्छेद में छुआछूत को समाप्त किया गया और उसके पालन न करने पर दंडित करने का प्रावधान है? वो कौन सा? पूरा प्रश्न सुना नहीं, एक मिनट रुको। आपका क्या नाम है? कर्तव्य। आइए इधर आइए। क्या है? अनुच्छेद 17। वेरी गुड, जोरदार ताली हो जाए एक बार, जोरदार ताली हो जाइए। इस बच्चे को ये पता है कर्तव्य को कि छुआछूत समाप्त करके और जो भेदभाव करता है उसको दंडित इस अनुच्छेद 17 के माध्यम से किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस अनुच्छेद में महिला व पुरुष को समान मजदूरी देने का अधिकार प्राप्त है? कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंदर महिला और पुरुष को समान वेतन समान मजदूरी मिलती है? हाँ बेटा जी। 27। नहीं, यहाँ गड़बड़ है। आइए प्लीज प्लीज बताइए, अगर आता है तो बताइए ना। ऐसे रेंज नहीं चलेगी जी, रेंज नहीं चलेगी। आपको आर्टिकल का नाम बताना पड़ेगा जी। 19 नहीं, यहाँ अनुच्छेद 18 नहीं, ये भी गड़बड़ है। और कुछ 30 नहीं। चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। 39 का घ है, 39 का घ है। इसी की वजह से एक टीचर सरकारी कर्मचारी लड़का हो या लड़की हो, पुरुष हो महिला हो, बराबर सैलरी मिलती है। ऐसा नहीं है कि गांव में मजदूरी बेलदार की 500 रुपए और जो महिला बेलदार है उसकी 400 रुपए है। वहां भेदभाव होता है, यहाँ नहीं होता है। सरकारी इसमें बराबर समान वेतन मिलता है। अगले प्रश्न पर आता हूं। किस अनुच्छेद के आधार पर महिलाओं को बसों में मुफ्त यात्रा का प्रावधान है? दिल्ली याद आ रही है मुझे दिल्ली याद आ रही है और दिल्ली में मुफ्त में यात्रा मिल रही है महिलाओं को। तो महिलाओं से विशेष पूछ रहा हूं, कौन सा वो अनुच्छेद है जिसके कारणों को बसों में फ्री में यात्रा मिल रही है? कौन सा? 15(3). वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत। ये प्रश्न का जवाब मिला है भाई, इसको इनाम दोबारा मिलना चाहिए भाई। जितने प्रश्न का जवाब उतने इनाम। ताली जोर से, बहुत बढ़िया। मेरी बहनें यहाँ पर हैं। 15(3) के अनुच्छेद में यात्रा का प्रावधान कर दिया गया था जी। ये जो मुफ्त का जो है ना, मुफ्त नहीं है, ऐसे यूं नहीं कहेंगे क्योंकि ये हमारे अधिकारों में आ रहा है। तो ये जो चीज है महिलाओं के लिए कुछ भी करना सरकार की जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी का निर्वाह किया जा रहा है। कोई भी नेता अपनी जेब से नहीं देता, सरकार उसके लिए प्रावधान करती है और उसी प्रावधान का फायदा भारत की महिलाओं को मिल रहा है। और ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो चल रही है जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, लेकिन ये जो भी प्रावधान है ये भारत का संविधान ही हमें देता है। धन्यवाद। चलिए एक अब महत्वपूर्ण प्रश्न है और महत्वपूर्ण बात रख रहा हूं कि किस अनुच्छेद में अपनी बात कहने का अधिकार भारत के नागरिक को है? अपनी बात को कहने का अधिकार किस अनुच्छेद में बाबा साहब ने व्यवस्था की रखी है, किया हुआ है? बताओ जरा, कोई बता सकता है? 17(7). नहीं। 25 नहीं। और कोई नहीं?
अपनी बात कहने का अधिकार किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान में है? 26। नहीं, चलिए उन्होंने वैसे ही बता दिया बिना बोले, तो उनके लिए ताली तो मानते हैं, ताली तो बजा देंगे, लेकिन बिना नहीं मिलेगा सर। लेकिन 19A 19 चलिए सर को यहाँ पर इनाम देंगे, आइए सर आइए। नहीं इनाम नहीं देंगे, नहीं अब अगली बार हाथ खड़ा करेंगे तो ऐसे नहीं, बिना कहे नहीं बोलना है। चलिए प्रश्न नंबर 15, किस अनुच्छेद में आज का सम्मेलन मतलब शांतिपूर्वक जो है बिना हथियारों के जो हम करते हैं उसका अधिकार प्राप्त है हमें, मतलब आप कोई भी सम्मेलन कर सकते हैं, कार्यक्रम कर सकते हैं जो बिना हथियारों के हो, वो कौन सा अनुच्छेद है जो हमें अधिकार देता है? इस बारे की जानकारी किसी भी भाई को प्लीज बता सकते हैं जी? 17। नहीं, 30। 9 और कोई? बच्चे बहुत तुक्के मार रहे हैं। नहीं, चलो अच्छा है, माइंड लगा सोच तो रहे हैं। देखिए बात कहने का अधिकार मिल गया 19 में, तो 19 जो है उसी में ये अधिकार है कि हम सम्मेलन कर सकते हैं, कार्यक्रम कर सकते हैं बिना हथियारों के, ये आर्टिकल में हमारे व्यवस्था है। एक और बात है, हम कहीं भी घूमने फिरने चले जाते हैं, आज यहाँ आ गए, कल कहीं और, परसों कहीं और, तो संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो भारत में कहीं भी घूमने फिरने की स्वतंत्रता देता है, घूमने का अधिकार देता है भारतीय नागरिक को? अनुच्छेद है, बता सकते हैं? कोई भी नहीं? ये माइंड एक्सरसाइज है, माइंड एक्सरसाइज है। 18/7। नहीं, कोई और? चलिए 19A का घ तो चलिए उसी के माध्यम से कार्य, व्यापार, कारोबार करने का भी अधिकार प्राप्त होता है। अब महत्वपूर्ण एक और प्रश्न आ रहा है, किस अनुच्छेद में प्राण और शरीर मतलब दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है? हमारे कौन सा अनुच्छेद है भारतीय संविधान में जिसमें प्राण, शरीर, दैहिक जो देता है उसकी स्वतंत्रता का अधिकार है? कौन सा है, कोई बता सकता है? किसी को पता है? हमें स्वतंत्रता मिलती है 21वां, जोरदार ताली बजा दे, आइए प्लीज। ये जो अनुच्छेद है ना, ये हर भारतीय को जानकार होना चाहिए, हर कोई जानकार होना चाहिए। जी धन्यवाद। पढ़िएगा पूरा। हाँ, क्योंकि देखिए आज हम अगर कहीं पे अगर हम कोई पिक्चर भी लेता है ना हमारी, तो उस पिक्चर का कितना गलत यूज हो सकता है ये हम सबको पता होना चाहिए। और हमारी मर्जी के बगैर अगर कोई लेता है तो हम इस अनुच्छेद के माध्यम से उसके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकते हैं, क्योंकि पिक्चर लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस पिक्चर का क्या मिसयूज होगा इसके लिए हमें अवेयर रहना चाहिए। और कहीं पे भी टच होना, पुलिस थाने के अंदर में पुलिस वाले सीधे थप्पड़ मार देते हैं, थप्पड़ तो क्या हाथ नहीं लगा सकते। जो वो एक कहावत है ना कि बिना हथियार के लड़ने के तो हार निश्चित है, इसलिए जानकार बने। और ये अधिकार हमें पता होना चाहिए कि भैया पुलिस वालों को भी अधिकार नहीं हमें हाथ लगाने का, तो फिर हम अगर जानकार बनेंगे तो अपनी रक्षा स्वयं कर सकेंगे। धन्यवाद। ये लीजिए आपका। चलिए जोरदार एक बार ताली बजा दें इन बच्चे के लिए, उन्होंने बहुत अच्छा हेलो जवाब दिया है। अगला शायद इसकी पावर खत्म हो रही है, कोई बात नहीं, प्रश्न में थोड़े रह गए हैं। किस अनुच्छेद में गिरफ्तारी से पहले कारण मतलब पुलिस द्वारा कारण बताना और अपने जानकार या किसी वकील को सूचना देना से वंचित नहीं किया जा सकता? मतलब कौन सा ऐसा आर्टिकल है, अनुच्छेद है जो आपको गिरफ्तारी से पहले किसी वकील को या किसी को भी बताना जरूरी हो जाता है? जी 24। नहीं। 22। आइए जोरदार तालियां भाई, जोरदार तालियां। ये सोचने का विषय है कि कुछ बच्चों को चाहे वो तुक्का हो या जानकारी हो, लेकिन वास्तव में है। चलिए जोरदार ताली बजा दें। चलिए एक महत्वपूर्ण बात पे आते हैं। 21 अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान
भारतीय संविधान के अंदर है, वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंदर 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान है? कोई जानता हो तो? आर्टिकल 22 नहीं। थोड़ा नजदीक हो। और कुछ नहीं। 21 में कुछ गड़बड़ है। कुछ है, बता सकते हो? ये आइए, इधर आइए, इधर आइए। वाह जी वाह। एक बार, क्या नाम है? मयूर। एक बार जोरदार ताली बजा दो भाई, इसकी हिम्मत करो भाई। वाह जी वाह। लो बेटा, 21A, ये लीजिए, आप प्राइज के हकदार हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये जो 21A है, इसके अंदर में फ्री और कंपलसरी। फ्री का मतलब ये है कि चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, क्योंकि इसके अंदर में कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी सरकारी और प्राइवेट का प्रावधान नहीं लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये कहता है कि संविधान कि कहीं पर भी फ्री का मतलब यानी कि निःशुल्क, उसे 1 रुपया भी खर्च नहीं होना चाहिए बच्चे के माँ बाप का। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि सरकारी स्कूलों के अलावा प्राइवेट स्कूलों के अंदर में 25% सीटें रिजर्व तो कर दी गई है, लेकिन वहां पर नाम मात्र के लिए सिर्फ पुस्तकें दी जाती है। तो वो जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई जाती है, उसके अलावा का जो एक्स्ट्रा सिलेबस है, उसके लिए हर स्कूल पैसा लेता है। और उसके लिए जहां फ्री की बात है, यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्म में ऊपर के शर्ट, नीचे के निक्कर, उसके अलावा जूते भी आपको अपने पैसे से लेने पड़ेंगे। ये फ्री का प्रावधान वहां पर होना चाहिए, लेकिन नहीं हो पा रहा। नेक्स्ट, कंपलसरी। कंपलसरी के अंदर में ये है कि अगर कोई माँ बाप यूं कहे कि मेरे घर की आर्थिक तंगी है, तो उस तंगी को दूर करने के लिए सरकार जिम्मेदार है और वो बच्चा पढ़ना जाना चाहिए। क्योंकि अगर अच्छा, अगर पढ़ने जाएगा तभी वो आगे बढ़ेगा। लेकिन आर्थिक स्थिति के कारण बहुत सारे परिवार जो है ना, अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते। तो ये जो जिम्मेदारी है, ये आज तक पूरी नहीं की। और इसके अंदर में भारत सरकार ने संविधान के अंदर में 10 साल का प्रावधान रखा था कि 10 साल के अंदर भारत के सभी जो बालक है वो पढ़े लिखे होने चाहिए। अगर भारत के सभी बच्चे पढ़े लिखे होते तो क्या आज गरीबी होती यहाँ पर? क्या आज भी जितने भी हमारे जितने कूड़ा घर है, इनके अंदर में छोटे छोटे बच्चे कूड़ा ढूंढ ढूंढ के खाते हैं? ये उसी का परिणाम है कि आज भारत के संविधान को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। ये इसीलिए क्योंकि हम सब लोग इसको पावर को जानते नहीं है, और इसलिए जब जानते नहीं है तो अपने अधिकारों की मांग नहीं करते हैं। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगले प्रश्न पर आता हूं, बहुत महत्वपूर्ण है। बेगारी समझते हैं? बेगारी, बिना पैसे की मजदूरी। चलिए, उसी से रिलेटेड है। किस अनुच्छेद में किसी से जबरदस्ती मजदूरी का प्रतिबंध है? जबरदस्ती मजदूरी नहीं कराई जा सकती। कौन सा अनुच्छेद है जो हमें बचाता है? एक सेकंड। 9। 23। भाई जोरदार तालियां इस बच्चे को। लो बेटा, इसने ये बताया कि 23। बहुत बढ़िया। शायद बड़े बड़ों को भी नहीं पता होगा। नहीं पता ना? बहुत जरूरी है इन बातों को जानना। अगले प्रश्न पर आता हूं। किस अनुच्छेद में बाल मजदूरी पर रोक है? और आपको यह भी बताना है कि कितने साल तक के बच्चे पर यह रोक है। बाल मजदूरी रोक है, प्रतिबंधित है, किस अनुच्छेद में है, और वो उम्र कितनी है, ये बताना है। नहीं। और कोई 1 मिनट को अनुच्छेद भी बताना है और उम्र भी बतानी है। नहीं। हाँ, कोई और? चलो, कोई और है नहीं तो फिर इसी से पूछा जाए। अनुच्छेद 25 है। नहीं, नहीं, नहीं है। और कोई नहीं है? चलिए, अनुच्छेद 24 है और उम्र होती है 14 साल। 14 साल उम्र है और अनुच्छेद 24 है जो प्रतिबंधित करता है किसी से बेगारी बाल मजदूरी पर रोक के लिए। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है? आज हमारा ये आयोजन धार्मिक भी है, पारिवारिक है, धार्मिक भी है, और इसकी स्वतंत्रता हमें किस अनुच्छेद में मिलती है, इसकी जानकारी कोई और देगा? नहीं। चलिए, हमारे एक बंधु हैं, अनुच्छेद 25। चलिए जोरदार ताली बजा दे एक बार। अनुच्छेद 25 की वजह से हमें ये धार्मिक स्वतंत्रता मिली है। माइक में आवाज आ रही थी? नहीं आ रही तो कम से कम बहाना ही सही। कम से कम फोटो में तो लगेगा कि ये बाइक से बोल रहे हैं। थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन करते हैं आपके सामने। बताइए। देखिए,
भारत का संविधान अनुच्छेद 25 हमें सभी धर्मों के अंदर में अपने हिसाब से मानने और उसका आचरण करने का अधिकार देता है। लेकिन एक लाइन जो बहुत महत्वपूर्ण है, ये सबको जाननी चाहिए, सबको, क्योंकि वो लाइन है इतनी इंपॉर्टेंट है कि लोग पढ़ते तो हैं लेकिन उसे कभी समझते नहीं है। और वो ये लाइन है कि धर्म कोई सा भी मानेंगे, लेकिन लोक व्यवस्था का आचरण करते हुए। लोक व्यवस्था क्या होती है कि मेरे घर में अगर पूजा हो रही है तो उसे मैं सुनूंगा, मेरा पड़ोसी क्यों सुनेगा, साला मैं स्पीकर लगा के उसके कान में जबरदस्ती डाल रहा हूँ। मैं अगर पूजा कर रहा हूँ तो स्पीकर से मेरे पड़ोसी जिनका कान खराब है और तबीयत खराब है तो वो क्यों परेशान होंगे भाई? धर्म मेरा, मान मैं रहा हूँ तो उसका आचरण मैं कर रहा हूँ तो परेशानी मैं भुगतूंगा, कोई और नहीं। इसमें ये लाइन विशेष है और ये लोग उसे सब चला रहे हैं और इसी वजह से कोई इस पे कंप्लेंट नहीं करता कि भैया ये अगर धर्म का मंदिर है तो उस धर्म के लोग ही उसे सुने, हम क्यों सुने? हमारी नींद खराब होती है सुबह सुबह 5 बजे। तो ये जो चीज है ये थोड़ा सा आपको क्लियर करना था। धन्यवाद सर, आगे बढ़िए। चलिए अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है। किस अनुच्छेद के अनुसार सरकारी शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध है? वाह क्या बात है, अनुच्छेद नंबर 25। गड़बड़, एक मिनट को, अनुच्छेद 28। वाह जी वाह, क्या नाम है? गर्वित। एक बार जोरदार ताली बजा दे भाई। अरे देखो तो सही, हमारे बच्चे इनमें निकल के आ रहे, टैलेंटेड। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। इसी के अनुसार जब भी सरकारी शिक्षा संस्थानों में कोई भी एक धर्म विशेष की वो नहीं होनी चाहिए, ये प्रतिबंधित होता है। चलिए 25वां प्रश्न, किस अनुच्छेद में संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया है, कब और कब किया गया है? ये कोई जानकारी हो तो बताएं। किस अनुच्छेद में संपत्ति के अधिकार को जो समाप्त किया गया, जो संपत्ति का अधिकार था हमारा मूल अधिकार, उसको समाप्त कर दिया गया, किस अनुच्छेद में और वो कब किया गया, ये बता सकता है कोई? बता सकता है कोई सटीक जानकारी? प्लीज, अगर आता तो बताइए। हाँ थोड़ा गड़बड़ है, कब हुआ है याद नहीं है। चलिए इसके बारे में धर्मराज जी से ही पूछते हैं, लीजिए बताइए। अनुच्छेद 31 जो था, ये तो माइक नाम के लिए रह गया। अनुच्छेद 31 जो हमारा मूल अधिकार था, इस मूल अधिकार को समाप्त करके इसे अनुच्छेद 300 के अंदर में डाइवर्ट कर दिया गया। इसके बाद में इसका मुख्य रीज़न ये रहा है कि हमारे भारत के अंदर में विकास के लिए अगर कहीं पे भी हमें प्रॉपर्टी की ज़रूरत पड़ती है तो ये अनुच्छेद हमेशा आड़े आता है कि भाई मेरी प्रॉपर्टी है, आपको सड़क निकालनी है तो बाहर से निकाल लो। आपने देखा होगा कि बहुत सारी हाईवे तो निकल रहे हैं लेकिन मंदिर वहीं का वहीं खड़ा है ना? वो इसी वजह से कि भाई मेरी प्रॉपर्टी है, मैंने मंदिर बनाओ चाहे कुछ बनाओ, लेकिन आप साइड से निकालेंगे नहीं। भारत के विकास के लिए अगर कहीं पे भी सड़क चाहिए, रेल चाहिए या कहीं पे भी चाहिए तो वो मार्ग कभी भी भारत सरकार उसे अपने अधीन कर सकती है। भारत सरकार उसके यानी कि मुताबिक, यानी कि जो वहाँ की प्रॉपर्टी है उस लैंड के यानी कि हिसाब से उसका मुआवजा देगी, लेकिन वो अनिवार्य जो हमारा अधिकार, संपत्ति का अधिकार, वहाँ से हटा दिया गया है। धन्यवाद सर। चलिए देखिए, नहीं आपको हम सोते रहे और वो हमारे संपत्ति का अधिकार हटाते चले गए, हमें पता भी नहीं है। और ये 20 जून 1979 में हुआ है जो निरस्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आता हूं क्योंकि मुझे भूख लग रही है, मेरे खाने के लिए वहां इंतजार कर रहे हैं लोग। किस अनुच्छेद में अपने अधिकारों की रक्षा हेतु हम उच्चतम न्यायालय में अपनी अपील कर सकते हैं, रिट लगा सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं? वो कौन सा अधिकार है कि न्याय नहीं मिलने पर हम उच्चतम न्यायालय तक जा सकते हैं? अनुच्छेद 32। वाह जी वाह, उन्हें अनुच्छेद 32। भाई इस लड़के ने दिल जीत लिया है। एक बार जोरदार ताली तो बजा दो यार, चाहे कुछ भी हो, कैसे भी हो। आपके पर्चे में आप नीचे कर रहे हो। नहीं। चलिए अगर इनको दिक्कत है तो मैं इनकी तरफ मुड़ जाता हूँ। अब आप नीचे झुक झुक के देखिएगा जरा कैसे मिल जाता है आपको, आप भी अगर जवाब दे पाए तो। चलिए अगले प्रश्न पर आ रहा हूँ। किस अनुच्छेद में समान न्याय और निःशुल्क वकील की सहायता मिलती है? वो कौन सा आर्टिकल है? देख लीजिए जरा नीचे झुक के कि कौन सा आर्टिकल है जिसमें हमें निःशुल्क वकील मिल जाता है और
हमारे समान न्याय मिलने की उम्मीद है। कौन सा आर्टिकल है, कौन सा अनुच्छेद है, बता सकते हैं? नहीं। हाँ, अनुच्छेद 30। नहीं। और कोई नहीं? अब आप ही बता दीजिए। चलिए मैं ही बता देता हूं। इस प्रश्न का जवाब है 39A का जो आर्टिकल है वो हमें व्यवस्था करता है निशुल्क वकील मिल सकता है अगर हमारे पास वकील नहीं है, पैसे नहीं है न्याय लेने के लिए, समान न्याय के लिए। अगले प्रश्न 28 नंबर, किस अनुच्छेद में जो वृद्धावस्था है वो पेंशन प्राप्त करने का प्रावधान है? वृद्धावस्था सबको चाहिए, पेंशन सबको चाहिए बुजुर्गों को, लेकिन क्या उनको पता है कि किस अनुच्छेद में ये व्यवस्था है? कोई बता सकता है? ये प्रश्न है कि वृद्धावस्था पेंशन किस में मिलती है? हाँ? नहीं। कोई और? कोई और? बड़ा ही महत्वपूर्ण है आर्टिकल है ये, क्योंकि इसी आर्टिकल को अगर भारत सरकार इम्प्लीमेंट कर देती है तो यहाँ पर जो ईडब्ल्यूएस का जो रिजर्वेशन है ये देने की जरूरत नहीं पड़ती। भारत से गरीबी और ये भुखमरी ये खत्म हो जाती। लेकिन भारत सरकार ने कभी भी भारत के संविधान को इम्प्लीमेंट नहीं किया, क्योंकि इसके अंदर में युवाओं को रोजगार और बेरोजगारों को रोजगार और साथ ही साथ में वृद्धों को ये अपना पेंशन और स्वास्थ्य की सारी व्यवस्था इसमें दी गई है। अगर ये होती तो अलग से जो आज कहते हैं ना कि हम गरीब हैं, वो गरीबी की परिभाषा यहाँ पे नहीं आती अगर इसे इम्प्लीमेंट कर लिया जाता तो। अनुच्छेद बताइए। 41। ताली बजाए जोरदार एक बार। अनुच्छेद 41 के अनुसार वृद्धावस्था पेंशन का प्रावधान है। चलिए अगला प्रश्न बता रहा हूं आप पर कि कर्मचारियों को यूनियन बनाकर अपने अधिकारों को सुरक्षित करने का जो उपबंध है वो किस अनुच्छेद में संरक्षित है, किस अनुच्छेद में वो अंकित है? ये बता सकता है कोई? कर्मचारी बता सकते हैं? कर्मचारी यूनियन वाले तो, हम मजदूर आदमी तो बता नहीं पाएंगे। तो कर्मचारी गए क्या सारे? सब कर्मचारी चले गए। चलिए कोई बात नहीं, सभी चले गए। ये 43 ब है जो आपको ये कै 43 का कै है जो आपको अधिकार देता है। और ये सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए नहीं, प्राइवेट के लिए भी है। जो यूनियन बना जो भी प्राइवेट यूनियन बनती है, यूनियन इसी के आधार पे बनी है, क्योंकि उस क्षेत्र के अंदर में काम के मामले में मशीनरी वगैरह के साथ जो एक्सीडेंट होते हैं उसकी गुणवत्ता जांचने के लिए और उसके बारे में जो यानी कि फैक्ट्री मालिक है वो क्या क्या सुविधा दे रहा है, जैसे कि ESI होती है मेडिकल फैसिलिटी, और जो और भी बहुत सारी सुविधा है वो फैक्ट्री मालिक को देनी चाहिए। लेकिन वो कब बोलेंगे? जब उन्होंने यूनियन बनाएंगे, और यूनियन का प्रावधान हमें आर्टिकल से मिलता है। तो श्रम कानून शायद हटा दिया गया। नहीं, श्रम कानून कभी समाप्त नहीं हो सकता। लास्ट क्वेश्चन कि शिक्षा में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग SC, ST और OBC के लिए उपबंध और संरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है और किस अनुच्छेद में ही आरक्षण का प्रावधान है? ये प्रश्न बताइए। सर आपने तो देख लिया होगा नीचे, प्लीज बताइए ना प्लीज। सर बताइए ना प्लीज। चलिए और को यस 46 बिल्कुल एकदम सही जवाब। जोरदार ताली आइए प्लीज। भाई इनको एक इनाम तो बनता है। आखिरी क्वेश्चन का आखिरी इनाम। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है? पुष्कर। चलिए बहुत आगे बढ़े और जानकारी इकट्ठी करें और लोगों तक भी पहुंचाएं। और जो अभी तक सुन रहे हैं, जो अब तक सुन रहे हैं, मैं मेरे लिए वहां बैठे हैं, मैं प्लीज ये लीजिए, जाना चाहूंगा। धन्यवाद।